भाई वीडियो की ही शुरुआत में किसी की भी भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस ना पहुंचे, इसलिए मैं एक टॉपिक क्लियर कर देना चाहता हूं कि टाइटल में आपने पढ़े होंगे देवचार भूत। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि देवचार भूत नहीं होते, लेकिन एक मिनट, मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देवचार एक ऐसी शक्ति होती है जो कि अच्छी भी होती है, जो कि बुरी भी होती है। अच्छी मतलब ऐसी कि गांव की सीमा में रहकर गांव की ऐसी सुरक्षा करती है ना, कि जिस गांव की सीमा में देवचार का पहरा है उस गांव में कोई भी बुरी शक्ति घुस जाए उसकी ये मजाल नहीं है। और वहीं पे देवचार दूसरे तरीके से, दूसरे प्रकार की देवचार शक्ति इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है ना कि सब कुछ बर्बाद कर देने की अकेले में ताकत रखती है। तो नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस हैरान कर देने वाले खौफनाक से अनोखे एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने उसी देवचार भूत की कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनकर लिटरली आज की रात आपकी इतनी ज़्यादा खौफनाक, इतनी ज़्यादा डरावनी बन जाएगी ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। खौफ पसंद है तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। दरअसल ये घटना आज से 20 से 21 साल पहले महाराष्ट्र के एक बहुत ही छोटे से गांव में, जिसका नाम था राजा गांव, में घटी थी। राजा गांव बहुत छोटा गांव था। इस गांव के एक मुखिया थे जिनका नाम था सिद्धेश। सिद्धेश को गांव का हर एक व्यक्ति दिल से पसंद करता था, उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। सिद्धेश जी कुछ भी कहते थे गांव में वही कुछ होता था। और गांव में भी किसी भी चीज के लिए बड़ा कदम उठाना हो तो सबसे पहले सिद्धेश जी का ही सलाह मशवरा लिया जाता था। एक बार की बात है, अभी से 20-21 साल पहले एग्जैक्टली बात कर रहा हूँ भाई। जुलाई का महीना चल रहा था। गांव में हो रही थी खतरनाक वाली बारिश। इतनी घनघोर बारिश चल रही थी कि गांव की फसलें भी बर्बाद हो रही थी। 4-5 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश पड़े जा रही थी। रात के तकरीबन 12:30 बज रहे थे। सिद्धेश जी सोने की तैयारी कर ही रहे थे अपने घर में। जी हाँ, इनकी लेट सोने की आदत थी। अचानक से इनके घर का दरवाजा कोई जोर से खटखटाता है, ठक 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 ठक। सिद्धेश जी अचानक से होश में आए, मतलब नींद में जाने वाले थे, होश में आए। उठ के दरवाजा खोले तो क्या पाए कि सामने गांव के ही 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं जो बड़े परेशान दिख रहे हैं और बारिश से पूरी तरह से भीगे हुए हैं। सिद्धेश जी ने जैसे ही दरवाजा खोले, वो लोग कहते हैं कि मुखिया जी, गांव के जमींदार की मृत्यु हो गई है, आप जल्द से जल्द चलिए। सिद्धेश जी भी सुने तो बड़े परेशान हो गए, तुरंत पीछे पलटे, अपना छाता उठाए और चल पड़े। भरी बारिश में सिद्धेश जी उस जमींदार के घर पर पहुंचे। पाए कि जमींदार तो उनकी पहचान का ही है भाई। जमींदार के जितने भी घर वाले हैं सभी लोगों के साथ सिद्धेश जी की अच्छी बातचीत चलती थी। सिद्धेश जी ने नज़ारा देखे और तुरंत ही उन 4 लोगों को इशारा किया कि चलो वापस चलो, बात करनी है कुछ तुमसे। सिद्धेश जी उन लोगों को वापस लेकर गांव में बने एक छोटे से घर में आ गए। ये दरअसल एक ऐसा घर था जहां पर गांव की सारी मीटिंग्स होती थी। तुरंत उन्होंने बोले कि अर्जेंट एक छोटी सी बैठक रखवानी पड़ेगी, यानी एक छोटी सी मीटिंग रखवानी पड़ेगी। गांव के जो ऐसे पावरफुल लोग हैं उनको बुलाया जाए, जल्द से जल्द फैसला लिया जाए कि इस केस का करना क्या है। अब आप लोग सुन के ये कह रहे होंगे कि एक ही तो मृत्यु हुई थी, मृत्यु तो किसी की भी हो सकती है, इसके लिए ऐसे भरी बारिश में सिद्धेश जी उसके घर तक क्यों गए? फिर एक छोटे से घर में आके अर्जेंट बैठक का क्यों फैसला दिए? आखिर क्या हो गया ऐसा कि रातों रात डिसीजन लेने की बातचीत चलने लगी? दरअसल हुआ ये था कि इस गांव में ये पहली ऐसी मृत्यु हुई थी कि मृत्यु होते से ही सामने वाले इंसान की पूरी बॉडी सड़ने लगी थी। दरअसल इनका जो गांव था उससे कुछ ही दूरी पर स्थित एक बहुत छोटा सा गांव था। वहाँ पर ऐसी कोई बीमारी फैली हुई थी जिसकी वजह से लोग एक के बाद मरते जा रहे थे, और मरने के आधे घंटे के ही अंदर उनकी जो बॉडी थी वो पूरी तरह से सड़ जा रही थी। और यहाँ पर भी सेम टू सेम वही मामला देखने को मिला था। सिद्धेश जी देखे थे तो घबरा गए थे कि ये बीमारी कहीं हमारे गांव के अंदर तो प्रवेश नहीं कर ली। इसीलिए जो गांव के 4 लोग थे वो इतनी रात को भरी बारिश में सिद्धेश जी के घर पर गए थे, उनको दिखाने के लिए कि देखो शायद हमारे गांव में भी ये चीज़ प्रवेश कर ली है। इसलिए सिद्धेश जी तुरंत वहाँ से निकलकर उस छोटे वाले घर में पहुंचकर उन 4 लोगों को ये कहे थे कि गांव के पावरफुल लोगों को बुला के लेके आओ, अभी के अभी फैसला लेना पड़ेगा कि इस केस का करना क्या है। 15 मिनट के अंदर जितने ही पावरफुल लोग, मेन लोग थे, उस छोटे से घर में इकट्ठे हो जाते, मतलब वो मीटिंग घर उसको कहते हैं हम, मीटिंग घर में इकट्ठे हो जाते हैं, बातचीत चलती है। आखिरकार ये फैसला लिया जाता है कि ज़मींदार के घर के जितने भी लोग हैं सभी लोग बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको समझाया जाएगा और जिस ज़मींदार की मृत्यु हुई है उसका अंतिम संस्कार
रात में ही भरी बारिश में किया जाएगा। अगर ज़्यादा देर तक बॉडी हमारे गांव के अंदर रही तो बीमारी पूरे गांव में फैल सकती है। बस रातों रात एक छोटी सी दुकान को खुलाया गया। अंतिम संस्कार की जितनी भी सामग्री थी तुरंत पूरी खरीदी गई और वापस से जमींदार के घर पर सब लोग पहुंच गए। अब गांव में छोटी छोटी बात तो जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल जाती है। ये बात तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी थी। गांव के सभी लोगों को ये जानकारी हो गई। सभी लोग जमींदार के घर के सामने इकट्ठे हो गए। बारिश गिर रही है, लोग भीग रहे हैं और अंदर नज़ारा देख रहे हैं। लोगों का कहना था कि किसी एक शैतान का प्रकोप है जो गांव गांव में घुसता है और पूरे गांव को ख़त्म कर देता है। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि ये भगवान का श्राप है जो हर एक गांव को धीरे धीरे लग रहा है। अब हमारे गांव की बारी है। ये बात की घबराहट लोगों के मन में बैठ गई थी। जमींदार का केस आज देखे थे तो लगभग 2 घंटे के अंदर जमींदार की अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी कर दी गई। अभी रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे और कुछ ही लोग, जी हाँ, घर के कुछ ही लोग जमींदार के अंतिम संस्कार के लिए निकले और पीछे पीछे पूरी गांव की टोली निकल पड़ी। गांव के बाहर के शमशान घाट में ले जाया गया। लेकिन जैसे शमशान घाट में पहुंचने के बाद जमींदार का अंतिम संस्कार करने के लिए वहां पर लकड़ियां इकट्ठी करने लगे तो ये पाए गांव के लोगों ने कि लकड़ियां तो यहाँ पर कम पड़ रही है और जितनी भी बची कुची लकड़ियां हैं वो सारी गीली हो चुकी है। सभी लोगों के बीच में यह हल्ला मच गया कि ये पक्का भगवान का प्रकोप है या फिर किसी शैतान की बुरी नज़र हमारे गांव में लग गई है कि रातों रात इतनी सारी चीज़ें एक साथ घट रही है। फिर अचानक से मुखिया जी यानी कि सिद्धेश जी आगे आए और बोलते हैं कि फिक्र मत करो, इस शमशान घाट के पीछे की तरफ जो छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है वहां पर लकड़ी रखी जाती है अंतिम संस्कार के लिए। मुझे पता है वो झोपड़ी कहाँ पर है। मैं जा रहा हूँ, जो मेरे साथ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 4-5 लोग तैयार हो जाते हैं और भरी बारिश में ये चारों पांचों लोग उस छोटी सी झोपड़ी की तरफ बढ़ चलते हैं। ये शमशान घाट से लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर थी। बाकी के लोग शमशान में ही जमींदार की शरीर के साथ रुके हुए थे। अब दूसरी तरफ सिद्धेश जी और ये 4-5 लोग उस झोपड़ी में पहुंच गए। सिद्धेश जी ने दरवाज़ा खोले, अंदर घुसे और एक एक करके लकड़ियाँ उनको पकड़ाते जा रहे हैं। और जो 4-5 लोग आए थे वो लकड़ियाँ पकड़ के निकलते जा रहे हैं। आखिर में सिद्धेश जी अकेले बचे। उन्होंने बची हुई लकड़ियाँ उठाए, दरवाज़ा बंद किए और बाहर निकलकर देखते हैं कि अरे जितने भी लोग हैं शायद आगे निकल गए, क्योंकि बादल छाए हुए थे। चांदनी रात बिल्कुल भी कहीं से नहीं थी। खतरनाक वाली बारिश हो रही थी तो विजन भी क्लियर नहीं था। सिद्धेश जी ने सोचे कि ये लोग निकल गए होंगे। वो थोड़ी आगे की तरफ बढ़ ही रहे हैं कि थोड़ी आगे जाने के बाद शमशान घाट लगभग आधा किलोमीटर बाकी रहा होगा। इनकी नज़र पड़ती है एक ऐसे व्यक्ति पे जो कि बड़ा ही ज़्यादा लंबा दिखाई दे रहा है। 7 से 8 फीट का है। चेहरा और शरीर पूरी तरीके से काला है। एक बड़ी सी लाठी पकड़ा हुआ है और कंधे में एक पुराने जमाने का गमछा ओढ़ा हुआ है और एक धोती पहना हुआ है। एक गांव की टिपिकल स्टाइल की पगड़ी भी बांधा हुआ है। आंखें पूरी तरीके से लाल है, बिजली जैसी चमकी। सिद्धेश जी को उसका ये रूप दिखाई दिया था। सिद्धेश जी ने जैसे उसके इस रूप को देखे उनका शरीर ठंडा पड़ गया। पैर मानो कि वहीं पर जम गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा रिएक्ट करे। फिर दूसरी बार बिजली कड़की तो वो जो आदमी उनसे थोड़ा दूर दिखाई दिया था वो एकदम नज़दीक आकर खड़ा हो गया। उसका शरीर इतना बड़ा था जैसा कि कोई आम इंसान का हो ही नहीं सकता। इस पृथ्वी में जितने भी नॉर्मल लोग एग्जिस्ट करते हैं उस शरीर के, उस कद काठी के हो ही नहीं सकते। लेकिन जैसे उसको इतना नज़दीक देखे अचानक से ऐसे बिजली कड़की और अचानक से ऐसे ये सामने दिखाई दिया जैसे कि मानो वहां से गायब होके यहाँ पर पहुंचा। सिद्धेश जी के मुंह से निकली चीख, लकड़ियां फेंकी और ऐसा भागे हैं कि सीधे वो शमशान के गेट के सामने आकर ही नॉर्मल रुके। बारिश से पूरे तरबतर हो चुके थे और डर आंखों में बहुत ज़्यादा छा गया था। बार बार पीछे पलटकर देख रहे थे, कोई आ तो नहीं रहा है, लेकिन किस्मत से कोई आ नहीं रहा था। अब ये जैसे शमशान के अंदर घुसे तो गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बताए कि मेरे साथ अभी क्या हुआ है क्या नहीं। अंतिम संस्कार आखिरकार कर दिया गया क्योंकि वो जो 4-5 लोग इनके साथ गए थे उनकी लकड़ियों के कारण यहाँ पे इनफ लकड़ियाँ हो गई थी। अब शमशान घाट के बाद सब लोग अपने अपने घर पर पहुंचे। एक दिन नॉर्मल तरीके से घटा, लेकिन दूसरे दिन से सिद्धेश जी अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दिए। सिद्धेश जी कभी भी नॉनवेज और शराब का सेवन नहीं करते थे, लेकिन ये शमशान घाट से लौटने के दूसरे दिन से ही ये नॉनवेज और शराब की मांग करने लगे। घर के लोग बड़े हैरान हो गए कि इन्होंने तो कभी भी इन दोनों चीज़ों को हाथ नहीं लगाया था, अचानक से कैसे मांगने लगे, और अगर इन्हें नहीं दो
तो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, हाथ में जो आ रहा था वो उठा के मार रहे थे। सिद्धेश जी के पिताजी ज्यादा उम्र के थे, उन्हें चीजें समझती थी। सिद्धेश जी के पास से उन्हें एक बड़ी अजीब सी स्मेल आई, जिस स्मेल की वजह से वो समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत ही एक तांत्रिक बाबा के पास संदेशा भेजे, जो कि उसी शमशान घाट के पीछे की तरफ रहते थे। शमशान घाट के पीछे रहने वाले तांत्रिक बाबा जब यहाँ पर आए हैं तो घर के अंदर कदम रखते से ही वो समझ गए कि गड़बड़ क्या चल रही है, क्योंकि एक अलग सी स्मेल इनके घर पर फैली हुई थी। और इस प्रकार की जो शक्तियां होती है उनकी एक अलग सी स्मेल होती है। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे, जोर से चिल्लाए हैं कि कौन है और यहाँ पर क्यों घुसा है। सिद्धेश जी भी भागते अपनी घर की दहलीज पर। तांत्रिक बाबा को जैसे उन्होंने देखे, जोर जोर से गालियां देने लगे और बोले, निकल जा यहाँ से, निकल जा वरना तुझे खत्म कर दूंगा। तांत्रिक बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाले और हाथ में निकाले इतनी सारी राख, शमशान की राख थी, जिसे देखकर सिद्धेश जी घबरा गए। सिद्धेश जी के पसीने छूट गए। तांत्रिक बाबा आगे बढ़े। जैसे जैसे तांत्रिक बाबा आगे बढ़ रहे हैं, सिद्धेश जी पीछे हटते जा रहे हैं। सिर्फ गालियां दे पा रहे हैं, लेकिन मानो हाथ पैर बंद गए हों, सिर्फ मुंह ही चल रहा था, कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर आखिरकार वो अपनी खाट में आकर गिर गए। जैसे वो खाट में गिरे, तांत्रिक बाबा ने बोले, मैं इसके सामने खड़ा हूं, इसके हाथ पैर दोनों खाट में बांध दो। जल्दी से एक रस्सी लाकर उनके हाथ पैर बांध दिए गए। फिर तांत्रिक बाबा ने पूरी राख को उनके शरीर में डाले और फिर कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किए। जितनी देर तांत्रिक बाबा ने ये मंत्र पढ़े हैं, उतनी देर सिद्धेश जी उग्र होते गए, उतने ही ज्यादा उग्र होते गए, उतने ही ज्यादा। फिर आखिरकार एक जोर का मंत्र पढ़े और फिर से अपनी एक झोली से राख निकालकर उनके ऊपर मारे हैं कि सिद्धेश जी मानो सांसें रोक दी। अब घर वाले बड़े घबरा गए, उनके पास जाने लगे तो बाबा ने बोले, रुको, अभी मत जाओ, 5 मिनट का वक्त है, मुझे कर लेने दो मेरा काम। बाबा ने अपने पोटली से निकाले एक नारियल, उनके ऊपर घुमाए हैं 3 बार एक मंत्र पढ़ते हुए, और तुरंत ही उनके बाबूजी को पकड़ा है, सिद्धेश जी के बाबूजी को पकड़ा है और बोले, इसको गांव के बाहर की सीमा में ऐसी जगह दफन करके आ जाओ जहां पर सिद्धेश वापस से नहीं जाए। बस बाबूजी जैसे वो नारियल लेकर घर से निकले हैं, सिद्धेश जी के अंदर सांस आ गई। इनकी सांसें देखकर घर के बाकी लोगों की सांस में सांस आई। बाबूजी भी बहुत दूर गए, पता नहीं कहाँ पे नारियल को दफन करके आए हैं, कहाँ पे नहीं, लेकिन उस दिन के बाद से चीजें सब नॉर्मल हो गई है। लेकिन आज भी उस घर के किसी भी व्यक्ति को घटना याद आती है ना, तो सहम से उठते हैं, क्योंकि उनका बर्ताव इतना ज़्यादा बदल गया था। हालांकि 3-4 दिन तक ही उनका ये बर्ताव रहा, लेकिन इतना ज़्यादा खौफनाक हो गया था कि वो लोग सहन नहीं कर पा रहे थे। और घर की वो स्मेल, वो अभी तक उनके दिमाग में ताज़ा है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि सिद्धेश जी के भतीजे ने ही इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा है। वो उस समय बहुत छोटा था, अब बड़ा हो गया है। उसने सोचा पूरी दुनिया के सामने ये जानकारी आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए कि कुछ कुछ शक्तियाँ कितनी ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक हो सकती है। तो खैर दोस्तों, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आप लोग के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।